नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी संस्थागत डकैती की, एक लूट की, जो बड़े ही कोमल अंदाज में होती है, नाजुक तरीके से होती है। जब आपका मरीज किसी बड़े अस्पताल में भर्ती होता है तो किस तरह से कदम कदम पर आपको लूटा जाता है और उसके बाद में आपको जो वापस मिलता है वो होती है आपके किसी प्रिय, किसी परिवारिक जन की लाश, जो आपको लौटा दी जाती है और बदले में आपसे ले लिया जाता है लाखों रुपए का बिल। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के शहीद पथ पर शानदार इमारत में बने हुए अस्पताल मेदांता की, जिसकी पूरी भारत में नाम है जिस ग्रुप का। उस ग्रुप से लोग कैसे सताए हुए हैं, अनेक शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं नजर आती। हमारे साथ में एक ऐसे ही शख्स आज मौजूद हैं जिनकी पीड़ा बयान करने के लिए शब्दों की कमी है, क्योंकि इन्होंने अपनी माता को, अपनी माँ को खोया है उस अस्पताल में, जहां उन्होंने 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्च कर दिए, जिसका कोई हिसाब जैसा वो चाहते थे उन्हें नहीं दिया गया। और उनकी माँ, जो केवल एक बुखार पीड़ित महिला, थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिनकी तस्वीरें उनके पास मौजूद हैं उस दिन की, जिस दिन उनको एडमिट कराया गया था, हंसते खेलते वो गई थी, लेकिन बहुत बुरी स्थिति में आने के बाद उनकी मृत्यु हुई और वे अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनके पुत्र के मन में आज भी वह पीड़ा है कि किस तरह से उनकी मां के साथ में यह अत्याचार हुआ और उनके साथ में एक आर्थिक धोखा और उनकी मां की मृत्यु भी हुई। तो उन्होंने ऐसी अंदर से फिर अनेक रिसर्च की, अनेक शिकायतें की, जन सूचना के अधिकार के तहत भी बहुत सी शिकायतें की और ऐसी ऐसी चीज़ें अंदर से निकाली हैं जिससे इस अस्पताल का एक बड़ा सच हमारे सामने होगा। हमारे साथ में आज हैं समर विजय सिंह जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपनी रेजिडेंट वेलफेयर के लिए तमाम सवाल उठाते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी के सामने पारिजात सोसाइटी के सचिव हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, काफ़ी सुधार का काम कर रहे हैं। जो एक खराब निर्माण हुआ था एलडीए द्वारा, उसको काफ़ी सुधारा इन्होंने, और ये अब एक अस्पताल में जो इनकी मां के साथ हुआ उस पर ये आज हमारे साथ बात करेंगे समर विजय जी। तो हमको ये बताइए समर विजय जी कि आपकी माता जी कब भर्ती हुई थी और क्या हुआ था तब? नमस्कार। सबसे पहले आपने मुझे अपने मंच पे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। और हम अपनी व्यथा और पीड़ा को बहुत जगह कह पाए, कुछ जगह आशातीत परिणाम भी मिले, कुछ जगह नहीं मिला, लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि जैसे हमारे साथ हुआ और कोई परिवार अपने परिजन को न खोए और थोड़ा सजग रहे, इसलिए मैंने आज आपके इस मंच के माध्यम से इस संदेश को देने का प्रयास किया है। महोदय, मेरी माताजी 26 फरवरी के आसपास 2021 में उनको हल्का सा बुखार और थोड़ा सा उनको सांस लेने में तकलीफ़ की समस्या हुई, सामान्य परेशानी। जी। और चूँकि उस समय ये कोविड का द्वितीय लहर का इतना प्रकोप नहीं था जी, तो हम लोगों ने इसको एक सामान्य बुखार, और चूँकि एज को समझते हुए हमने उसको बहुत गहनता से उस समय नहीं लिया। चूँकि उससे पूर्व में भी उनका इलाज, मैं महानगर में रहता हूँ, सामने मिडलैंड हॉस्पिटल है और डॉक्टर बीपी सिंह एक प्रख्यात डॉक्टर हैं जी, उनके द्वारा उनका नियमित उपचार किया जाता रहा। तो मुझे उनका SpO2 लेवल थोड़ा सा डाउन बताते हुए मेरे बच्चे ने जब बताया तो कितना था लगभग? उनका 77-78 बताया, काफ़ी कम था। जी। तो मैंने उनको तुरंत नीरा नर्सिंग होम में दिखाया और उन्होंने ऑक्सीजन दिया और उनको बीपी की कुछ दवा चलती थी जिसको उन्होंने फिर से उसको आरंभ किया। और मैंने बिना किसी प्रकार का कोई रिस्क लेते हुए मैं शाम को डॉक्टर बीपी सिंह के पास 26 तारीख को मैं उनको लेके गया जी। और इमरजेंसी में उन्होंने, बीपी सिंह साहब ने उन्होंने देखा और उन्होंने ऑक्सीजन आपूर्ति करते हुए उनको जो आवश्यक उपचार की दवाएं थी वो दी जी। और हमने देखा वो थोड़ी देर में ठीक हो गई। ठीक। चूँकि उस समय उनकी दिन भर खाई नहीं थी, एज है और हम महानगर में रहते हैं, तो हमने उनको 3-4 घंटे रखा और शी वॉज क्वाइट वेल। तो फिर हमने पूछा कि, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ठीक हैं जी, और हमको ले चलो घर, और अगर कोई दिक्कत होगी तो हमको यहीं पास में ही तो ले आना। हमने डॉक्टर साहब से अनुमति ली और देखा, शाम को हम रात के 11 साढ़े 11 बजे ले आए। वो अपना हंसते
आई और जब मिडलैंड गई तो बिल्कुल सामान्य बात करते हुए व्हील चेयर पे गई और अपना सारी जो जाड़े हल्का जाड़ा था शॉल वॉल सब ओढ़ रही थी। सब पूरी उनकी क्रिया वो फोटोग्राफ्स में और वीडियो फुटेज में रिकॉर्डेड है। 26/27 को हमको सुबह फिर से मेरे बेटे ने बताया, नीचे नौकर ने, कि साहब उनको दादी को थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही, 27 तारीख को, 27 फरवरी। चूँकि उस समय प्रातःकाल डॉक्टरों का, बड़े डॉक्टरों का मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ रहता है, तो फिर भी चूँकि हमारे सबसे नियरेस्ट था तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, चूँकि कोई डॉक्टर नहीं था और उन्होंने एडमिट करने में असमर्थता जताई कि हमारे पास कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है। फिर भी उन्होंने एक मानवीय कार्य किया, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगा के और उनको ठीक किया। मैं इस अवस्था में नहीं था कि मैं उनको और कहें, मैं तुरंत तत्काल मेदांता लेके गया। मैं गया राम मनोहर लोहिया RML। वहाँ पर चूंकि गंदगी थी और उन लोगों के पास वेंटिलेटर नहीं था, ICU की उपचार की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने जो बेसिक उपचार था, प्राइमरी मेडिकेशन उन्होंने आरंभ किया और इसके बाद उन्होंने हमको सलाह दी कि चूंकि मेरे भाई 2 विदेश में रहते हैं और चूंकि मैं सबसे बड़ा हूं, तो मेरे ऊपर ये नैतिक दायित्व था कि मैं ऐसा कार्य करूं कि सब लोगों की कल को कोई ये ना कहें, अच्छा हो, हाँ, कि कोई ये आदमी मेरे ऊपर एलिगेशन ना लगाए कि आप रहते हुए और अपनी माँ को नहीं देख पाए। चूंकि आर्थिक विषमता हमारे लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं था, हमारे लिए उनके लिए उपचार महत्वपूर्ण था। सभी लोगों से तत्कालिक परामर्श करते हुए मैं मेदांता 27 तारीख को मैंने मेदांता एडमिट कराया जी। जिस प्रकार से उन्होंने एडमिट किया, मुझे ऐसा लगा कि हम शायद सही जगह आ गए। अच्छा, उन्होंने प्रोफेशनल शुरुआत, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नीट एंड क्लीन और पूरा उन्होंने, और तुरंत उन्होंने कहा साहब इतने पैसे जमा करिए। कितने जमा कराए शुरुआत? उन्होंने शुरुआत में हमसे 70,000 रुपये जमा कराए। अच्छा। और इसके बाद फिर दोबारा चरणों में 1.5 लाख और जमा कराए और उनका जैसे जैसे पैसा कम होता जाएगा आपको सूचना मिलती जाएगी। तो जनरली उन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये लोग सब इंश्योरेंस कराए हुए होंगे, मोटा पैसा होगा, मोटा पैसा, ऐसा कुछ था नहीं। और ना इस प्रकार से हम गए थे, सब आप अपना खर्च कर। हाँ, हमने तुरंत वो किया और हमने अपने भाइयों से, चूँकि हमें उनकी, और वो एडमिट होने के उपरांत जैसे ही उनको हमने आरंभिक उन्होंने उपचार किया तो मुझे ऐसा लगा कि हम सही जगह आए। मैंने अपने भाइयों को, विदेश में एक ब्रदर मेरा US में है, एक UK में है, तो मैंने तत्काल उनको बताया, फादर को बताया, चूँकि इस अवस्था में नहीं है। तो मैं थोड़ा सा घर में सबसे बड़ा होने के नाते मेरे ऊपर, मैं थोड़ा अंदर से वो भी था कि मैं व्यथित भी था। तो बड़ा पुत्र हूँ तो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट भी ज़्यादा होता है। तो खैर हम सब लोग, और इसके बाद जो हमको तब तक मेदांता के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जान पाए। इसके बाद उन्होंने कहा साहब इनको, मुझे होप थी कि ये ठीक हो जाएंगी और हम बहुत आशान्वित। इसके बाद उन्होंने ICU 6 वार्ड में एडमिट किया और कोई डॉक्टर दिलीप दुबे, उन्होंने बताया कि साहब लंग्स के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैंने इनकी प्रोफाइल गूगल से देखी तो ये दिल्ली एम्स के प्रोडक्ट हैं। अनुभव में बहुत ज़्यादा, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इनका शून्य है। अगर BP सिंह से अगर कंपेयर करूं तो ही स्टैंड नोवेयर इन फ्रंट ऑफ हिम, बट उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस शून्य है। लेकिन यहाँ पर खैर हमें इस बात में बहुत वो नहीं करना था, चूँकि हम मेदांता के नाम पे आए थे। बिल्कुल। हमने एडमिट कराया और उन्होंने अपना उपचार आरम्भ किया ICU से। इसके बाद उन्होंने, पहली बार आपको संदेह कब होना शुरू हुआ? हमको जब मैं अगले दिन रात में, इन्होंने सब ICU 6 में जब एडमिट कराने के बाद अगले दिन इन्होंने कहा कि साहब आप अपनी वो ID बना दीजिए और 2 लोग आएंगे और 1 आदमी आएंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, एक डेकोरम का तो हम वो करेंगे। मैं गेट के पास खड़ा था तो मैंने देखा तमाम लोग जो है वो कोई गांव से आए हुए हैं, किसी का बच्चा है, किसी का परिजन है, और वो सब परेशान हैं। और इनके जो गार्ड हैं वो अपने को सो कॉल्ड SPG कमांडो समझते हुए ऐसे बात कर रहे थे, मतलब इशारे से, वेयर इज़ योर ID, ऐसे। हमने कहा यार, मैंने 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा यहाँ एक आदमी परेशान आया है, आपको बात करने का सलीका और तरीका, बहुत से ऐसे लोग। तो मैं इस बात को मैंने बहुत गहनता से नहीं लिया, चूँकि इसके बाद ये चीज़ें हमारे साथ भी घटित होने लगी। आप 1 आदमी जाइए, 2 आदमी जाइए, 5 आदमी जाइए, और
अच्छा, किसी के पास मैं रहता हूँ महानगर, वो 25 किलोमीटर दूर, पास भूल गए तो आप क्यों नहीं आए, अच्छा फ़ोन कराइए, यहाँ कराइए, वहाँ पैसा मांग रहे हैं। मतलब इतनी अव्यवहारिक अव्यवस्थाएं हैं जिसको लेके हम बहुत परेशान रहे। हमें अपना पेशेंट देखना है साथ। मैंने मान लिया कि एक अस्पताल का भी प्रोटोकॉल है, लेकिन ये बहुत ही अव्यवहारिक दृष्टिकोण जो मैंने, इसके बाद फिर इनका जो मैंने पूछा, 2 दिन तक मुझे ये पता ही नहीं रहा कि मेरी माता जी का इलाज कौन डॉक्टर कर रहा है। कौन कर रहा है? डॉक्टर दिलीप दुबे, सो कॉल्ड डॉक्टर। तो मैंने ये कंडीशन रखी कि डॉक्टर दिलीप दुबे यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये आउटसोर्स पैरामेडिकल स्टाफ और किसी थर्ड पार्टी बाह्य इकाई से ये सुरक्षा कर्मियों का एक जाल बना रखा है कि जैसे आप जाएंगे तो आपको झाम ताम ऐसा लगेगा साहब बहुत बढ़िया जगह आ गए, और वो साहब आपका कार्ड कहाँ है, पास कहाँ है, ये कहाँ है। और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो आपको ऐसे बात करेगा, किसी की नेम प्लेट नहीं होगी, वो लगेगा खुद ही डॉक्टर है। अब इसके बाद आप पूछेंगे कि उपचार कौन कर रहा है, तो साहब डॉक्टर दिलीप दुबे एंड टीम तो कितनी पता ही नहीं, तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, नोबडी नो। इसके बाद वो फिर जब आप पूछने लगे कि साहब कहाँ हैं, जब मैं वार्ड 6 में गया तो मैंने देखा तमाम वरिष्ठ सीनियर सिटीजन बेचारे अकेले बैठे हुए, नीट एंड क्लीन है, पोछा झाड़ू सब पूरा झांता, होटल जैसा हॉस्पिटल है। चलिए सफाई की भी जरूरत, लेकिन मैंने एक चीज को 3 दिन के अंदर महसूस किया कि यहाँ पर आने वाला बुजुर्ग आदमी वो इलाज के अभाव में चाहे मरे या न मरे, लेकिन एकाकीपन से अपने परिजनों से उपेक्षित होकर जरूर मरेगा, क्योंकि ये मिलने नहीं देते और 15 मिनट का टाइम रखते हैं। 15 मिनट में भी इतने ड्रामे करते हैं, दस्ताना पहनिए, वो करिए, और ये जानबूझ के करते हैं ताकि आदमी इरिटेट, हाँ, ताकि इनकी आंतरिक कुव्यवस्थाओं को न जानने पाए। हमने तीसरे दिन जब ये पकड़ा कि मुझे डॉक्टर दिलीप दुबे से मिलना है, दिलीप दुबे नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति है। इसने, एक डॉक्टर होता है, मेरा मरीज मर भी रहा हो तो मुझे प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर का यही काम है, डॉक्टर का यही काम है। ये आदमी चूंकि कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अपने आप को ढकने के लिए पूरी दुनिया, हाँ हम प्रयास कर रहे हैं, तो उनको जो समस्याएं बताई, हमने कहा साहब हमारे पेशेंट को बेसिकली समस्या क्या है और उपचार क्या कर रहे हैं आप, और क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। तो उन्होंने कहा साहब इनको ILD की प्रॉब्लम है। ILD एक लंग्स की डिजीज होती है, जो लंग्स के फेफड़े, जो डायफ्राम होता है, ये सिकुड़ जाता है और ये प्रॉपर काम नहीं करता, तो ऑक्सीजन इनहेल निकलना ये जो है प्रॉपर नहीं होता, उससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बार SpO2 लेवल गिरता है। तो बचिए, हमने कहा साहब बोले ILD की लास्ट स्टेज है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि साहब अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा शिक्षित समाज का हूँ, और उनका उपचार एक बहुत बड़े प्रदेश के बहुत बड़े विख्यात डॉक्टर से करना, ILD की कोई लास्ट स्टेज ऐसा नहीं होती है, और पेशेंट एक दिन में नहीं खत्म हो जाता कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। कुल मिलाकर के एक मजाक की तरह है। हाँ, कि आपको कुछ पता नहीं है तो हम कुछ भी बता दें। हाँ, कि आलू कतर के दे दिया और कह दिया कि आलू औरंगाबादी है, उसका रेट ले लिया 2000 रुपए। और इनके 3-4 डॉक्टर वही, और बातों से ऐसा मुझे लगता था कि वो किसी सरकारी या कंपटीशन देके आए हुए नहीं, किसी प्राइवेट कॉलेज के डोनेशन देके पढ़े हुए लड़के, एरा मेडिकल कॉलेज और तमाम हैं इंस्टीट्यूशन वहीं के, और वो ऐसे मतलब पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर ऐसा है कि ऐसे बात करेगा जैसे लगता है बहुत बड़ा डॉक्टर। खैर, हमें इस बात से बहुत लेना देना नहीं था, लेकिन हमने देखा वहाँ लोग आके अपने परिजनों को किस प्रकार खो रहे हैं। हमारी ही वार्ड में ICU 6 में एक शैलेंद्र नाथ द्विवेदी एक पेशेंट थे, उनके पेशेंट 14 दिन से ICU में। तो पूरे हॉस्पिटल का जो खेल मुझे समझ में आया वो चंद शब्दों में ये आउटसोर्स पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड से ये एक झामताम क्रिएट करते हैं कि वी आर providing a quality treatment in super specialty hospital. Actually they are not doing. Okay. They are charging very huge amount, but they are, अगर आप उनका ICU का वेंटिलेटर का चार्ज देखेंगे तो कंपेटिवली आप कम पाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस, लेकिन इसके पीछे खेल आपको इतना साइकोलॉजिकली ये अपनी एक काउंसलिंग करते हैं। आपको बुलाएंगे कि साहब आज जैसे पेशेंट एडमिट किया, कहेंगे साहब कल 12 बजे आपकी काउंसलिंग है। काउंसलिंग बेसिकली कुछ नहीं है, काउंसलिंग में ये बेवकूफ़ आपको इस तरह बनाते हैं, उसका डेटा कंप्यूटर पे लेके आपको शेयर करते हैं। कैमरा जो लगाते हैं वो आपके सर के ऊपर लगाते हैं, सामने नहीं लगाते, वो आप क्या फ़ोन पे कर रहे हो वो देखते हैं। क्यों?
अगर आप कल्पित नहीं हैं, आपके मन में कुछ नहीं है, तो हमको क्यों आपको कर रहे हो भाई? हमने पेशेंट आपका, हमारा पेशेंट हमारा आपके पास है, आपने जो पैसा मांगा हमने एडवांस ले लिया, हमारा क्या एग्जामिनेशन आप कर रहे हो भाई? हम आपसे सवाल पूछने का तो अधिकार रखते हैं, लेकिन आप हमारे पेशेंट को जिंदा दोगे, मुर्दा दोगे, और क्यों? तो ये हमेशा एक चीज में रहते हैं कि किसी तरह पेशेंट को टेक्निकल डेटा में फंसा के, मेडिकल टेक्निकल डेटा, जैसे हमें मालूम है कि पेशेंट नहीं बचेगा, लेकिन ये क्या बताएंगे, पेशेंट का पल्स रेट ये ठीक है, मेडिकल डाटा के हिसाब से रिकवरी रेट इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, ये कहेंगे साहब ये हमारे हिसाब से ये है और हम इसको डाटा में बिल्कुल ठीक पा रहे हैं और आप कंटिन्यू करिए। आदमी क्या करेगा, उसको तो पता नहीं, वो कहता है साहब पैसा लाएं, आप पैसा बता दीजिए, आप बेस्ट हैं। ये जानबूझ के ऐसा ट्विस्ट करते हैं और ये काउंसलिंग में करते हैं। और दूसरा ये आपका असेसमेंट करते हैं हाउ मच फाइनेंशियली यू आर साउंड, आप कितना बोझ सह सकते हो। इनको एक चीज मालूम है कि हिंदुस्तान का, यूपी का आदमी, ईस्टर्न यूपी का आदमी दो कैटेगरी का है। अगर टीपीए में है, टीपीए मतलब इंश्योरेंस क्लेम के स्ट्रक्चर में आ रहा है, वो इनको मालूम हो जाता है, वो आदमी 15 दिन से 20 दिन झेलेगा, नॉर्मल आदमी 10 दिन झेलेगा, वो आदमी 7 से 10 लाख की स्ट्रक्चर का है, इससे आदमी 15 लाख का। इसके बाद ये पूरी अपनी इनकी कहानी शुरू हो जाती है। ये इसी बीच में क्या करते हैं, पेशेंट को टेक्निकली ट्विस्ट करते हुए कि साहब हम प्रयास कर रहे हैं, वो है, और सडन आपको 3 दिन 4 दिन ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, एकदम बिल्कुल आप खुश हो जाएंगे, बहुत सही जगह गए, पेशेंट ठीक हो गया, बात कराएंगे सब, इसके बाद कहेंगे साहब हमने वो सब किया, ऑल ऑफ सडन पेशेंट को ये वेंटिलेटर पे ले जाते हैं। ये तो हत्या हुई। हाँ। अगर कोई मरीज ठीक है, हाँ। और क्या फिर उसमें जानबूझकर उसको वेंटिलेटर पे ले जाना या कुछ ऐसा कर देना? ये अगर मैं इसकी बात कहूं कि मैंने इनसे 2 बड़े चुभते हुए सवाल किए। आपने मेरे सर पे कैमरा लगाया, जिस जगह आप इस प्रकार की जैसे डायलिसिस कर रहे हैं, आप उसको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, जहां उसको पैरामेडिकल स्टाफ मेडिसिन दे रहा है, वहां पर आपने कैमरे और माइक्रोफोन क्यों नहीं लगाए? हाँ, मैं इस बात को माननीय न्यायालय के द्वारा क्वेश्चन भी कर रहे हैं। कितने दिन आपकी माताजी? मेरी माताजी 10 दिन रही, 11वें दिन इन्होंने उनको मरणासन अवस्था में दिया। हमने इस बात के लिए पूरे कॉलेज, इनके मेदांता एडमिनिस्ट्रेशन से जो संबंधित चिकित्सक थे, उनके हेड ऑफ, उनसे मैंने कहा कि इनको वेंटिलेटर पे आप नहीं ले जाएंगे, मुझे मालूम है वो इस अवस्था और उम्र में नहीं है, इस बात को नहीं झेल पाएंगी। बोले हम मेडिकली हम ओथ लेते हैं कि हम इनको ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमने कहा अगर मान लीजिए हमारे पास फाइनेंशियली हम साउंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप फ्री में आप इनका ट्रीटमेंट देंगे? क्या करेंगे? एग्जैक्टली। तो इसका कोई उनके पास समुचित जवाब नहीं। सर, आप मुझे तस्वीरें दिखा रहे थे अपनी माता जी की, अगर आपके पास फोन? जी जी हैं। जिस समय आपकी माता जी गई, थोड़ा नज़दीक करके मुझे ये व्हील चेयर पे मेरी माताजी 26 तारीख को, इसमें डेट भी लिखी हुई है, समय भी लिखा हुआ है, ये 26 तारीख को मिडलैंड में एडमिट थी और व्हील चेयर पे थी और शॉल अपना ठीक कर रही हैं। इसके बाद 27 तारीख को मेदांता में एडमिट होने के बाद तिथिवार इनके हॉस्पिटल का हाल है, और 9 तारीख को इन्होंने जब डिस्चार्ज किया है, उनकी दशा ये है 9 तारीख की, और मरणासन अवस्था में इन्होंने हमको एम्बुलेंस में दिया है। हमने घर पे आईसीयू सेटअप लगा के ये नीचे रखा है, जहां पर उनकी 10 तारीख को प्रातःकाल वो स्वर्गवास उनका हो गया। मैं ये नहीं जानता कि इसमें, अच्छा, अभी ये आपने बड़ी ही मार्मिक बात की, बड़ा मतलब दुख होता है किसी पुत्र के साथ में इस तरह से हुआ। इसके बाद में आपने मुझे बताया था कि आरटीआई से आपने इनसे एक सूचना मांगी थी, ये कहते हैं कि इनको कोई सरकारी मदद नहीं मिली। जी जी, मैंने सर इसमें मैंने जब इस सब चीज़ों से मैं छला जाने का मुझे एहसास हुआ, मुझे पैसे का कोई इशू नहीं था, हम लोगों ने जो दिया, नहीं वो सही कह रहे हैं, मुझे केवल एक चीज़ थी कि अगर इन्होंने प्रॉपरली ट्रीटमेंट उनका किया और वो नहीं बची, वो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपने अगर इनकी केस समरी देखें तो उसमें दुनिया की सारी समस्या बीमारी बता दी हम।
और अंत तक हम इनसे ये पूछते रह गए कि अगर वो ILD की, इन्होंने हमको, फादर को, हमारे भाइयों को गुमराह करते हुए वेंटिलेटर पे डाला। हमने इनसे प्रेयर की थी वेंटिलेटर पे मत डालिए, अगर वो नहीं बचेंगे तो हम ले जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। ये अपने कृत्य को छुपाना चाहते थे और उसको इतनी, मतलब मैं आपको उनकी अगर उस समय की वीडियो दिखा दूं तो आप देख नहीं पाएंगे। वो बेचारी, अगर मैं आपको शेयर भी करूंगा, अभी दिखाता हूं, वो वीडियो में नॉर्मल बात कर रही हैं 4 तारीख को, और 4 तारीख को ही रात में उनको वेंटिलेटर, उनको इंक्यूबेट किया जाता है, और 4 तारीख से लेके 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक वो मरणासन अवस्था में रही, और उनको पता नहीं क्या ये दे देते थे, नींद की दवा बेहोश, और वो बात ही नहीं, और जिस दशा में थी उसी दशा में इन्होंने हमको डेड बॉडी की तरह हमको दे दिया, और 9 तारीख को वो हम लाए शाम को, 10 को उनकी डेथ हो गई। हमने इसके बाद हमने 15/3 को, मतलब ये मार्च में सर, मैंने 15 तारीख को मैंने जॉइंट CP श्री N चौधरी सर को व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैंने इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा, षड्यंत्र करने, धोखाधड़ी और दवाइयों में हेरफेर संबंधी तमाम इनके ऊपर चार्ज करते हुए मैंने प्रार्थना पत्र दिया, इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराने। मैंने PMO से लेके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ, इसमें प्रशासन को भी मैंने निवेदन किया, इसमें संबंधित जिलाधिकारी, और उस समय इसमें एक मैडम कोविड नोडल अफसर मैडम रोशन जैकब मैडम को भी मैंने अप्रोच किया था, और उन्होंने इसमें कार्रवाई के लिए भी लिखा भी, और वो जांच कार्रवाई कुछ हुई भी, कार्रवाई कुछ इसमें हुई, बाद में मैदानता पे हुई भी। लेकिन आज की डेट में प्रगति क्या है? शून्य है। मुझे नहीं पता इसमें क्या हुआ। अच्छा, आपको ये लगता है क्या इनको सरकार की मदद से जमीन नहीं मिली? ये एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी कंपटीशन के तहत जमीन मिलनी चाहिए कि नहीं, या बिना कंपटीशन के इतनी प्राइम लोकेशन पे कोई जमीन मिल सकती है? आपने बड़ा गूढ़ सवाल किया जी। देखिए, मेरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जी। मैं सरकार से, देखिए, मैं एक ही आग्रह करूंगा, जो भी संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इसमें आम जनमानस के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, वो ये व्यवसायीकरण ना हो, जो उपचार हो उसका, हाँ, व्यवसायीकरण ना हो। दूसरा, इनका जो ये तामझाम है ना, इसको बिल्कुल इस पे कंट्रोल हो। तीसरा, ये दवाओं में जो खेल और कालाबाजारी है, उस पे अपने FDA डिपार्टमेंट से, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन से इसको प्रॉपरली इसको मॉनिटर कराने का, सारे जितने, यही नहीं, जितने अस्पतालों में आदमी। एक सवाल इसमें दवा, एक जो आपने बड़ा सवाल किया, मैं इंटरप्ट करूंगा, मैंने एक RTI की थी, मुझे जो बहुत अहम है जी। इन्होंने मैंने RTI ये किया था प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को। मैंने उनसे पूछा था कि इनको जो मेदांता को जमीन दी गई है, इसका कुल क्षेत्रफल क्या है, क्या इनको सरकार से कोई अनुदान, कोई विशेष लाभ तो नहीं प्राप्त है जी? अगर प्राप्त है तो बताएं। दूसरा, इन्होंने अपने लैंड के सामने एक जमीन का भूखंड, उसको ग्रीन बेल्ट जोन डिक्लेयर कर रखा है, जिसमें पार्किंग होती है। ये अगर इसको मैं दूसरी भाषा में कहूं तो ये एक प्रकार का, आपने कोई कॉम्पिटिटर ना आने पाए हमारे सामने। उस जमीन को आपने उसको डिक्लेयर करा रखा है। इसमें पुराने सपा शासनकाल की तमाम बड़ी नौकरशाही के मतलब कुछ नौकरशाह और सरकार के सत्ता के सीट्स के इसमें नेता भी इसमें इंडल्ज हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। चूंकि अभी तक मेरे पास लिखा पढ़ी में कोई ऐसी चीज नहीं आई है, ये आ जाने के बाद मैं विधि संगत तरीके से इसमें माननीय न्यायालय भी जाऊंगा। और इसके मैंने एक आग्रह है मेरा। RTI का जवाब मिला? अभी नहीं मिला। हाँ, RTI के एक जवाब में मेरे पास अभी अजय कुमार मिश्र जन सूचना अधिकारी के यहाँ से आया हुआ है अभी जल्दी ही। इन्होंने क्या किया है, चूंकि ये जवाब में फंसेंगे, इसको घुमाने के लिए इन्होंने इसको प्राधिकरण को डायरेक्ट कर दिया है कि ये आपसे संबंधित है, आप दें। प्राधिकरण ऐसे कैसे जमीन? प्राधिकरण आपको शासन के बिना नहीं, ये तो बिना शासन, क्योंकि वो पूरा इलाका ही शासन नहीं, इसमें प्राधिकरण अकेले कुछ ऐसा नहीं कर सकता बिना शासन के। इन्होंने उधर गेंद उछाल दी है, उन्होंने उसको डाइवर्ट किया है। मैं इसके लिए फिर भी न्यायालय जाऊंगा कि मैं पूछूंगा कि इस पे मेदांता की तरफ से मैंने पत्र उनको भी लिखा था, एक जन सूचना। उन्होंने कहा, साहब चूंकि हमें सरकार द्वारा कोई ग्रांट नहीं
नहीं मिली, कोई अनुदान नहीं मिला और हम वित्त तो पोषित ये नहीं हैं। उन्होंने लिखित में मान लिया है कि उनको कोई लाभ सरकार से नहीं मिला, इसलिए हम आरटीआई में नहीं आते हैं। हाँ। तो हमने कहा नहीं आते हैं, तो मैंने एक निवेदन किया है। और जहां तक मुझे याद है इनको बिना कंपटीशन के ये जमीन मिली है मेडिसिटी के नाम पर। हाँ, ये जो इनका गुड़गांव में, हाँ, उसी के नाम पर ये जमीन यहाँ पे इनको दी गई थी, क्योंकि इसके शिलान्यास कार्यक्रम, लोकार्पण तमाम कार्यक्रमों में मैं खुद गया था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक लाभ की व्यवस्था के तहत कि ये एक अच्छी चीज लखनऊ में आ रही है, इसलिए इनको हम जमीन बिना किसी प्रतिस्पर्धा के दे रहे हैं। और सामने की जमीन के लिए मैंने एक आरटीआई में बड़ा उपयुक्त सवाल पूछा, क्या सरकार गरीबों के लिए, हमारी सेना के जवानों के लिए, क्या इन जो ये इनके सामने बहुत बड़ा बेशकीमती भूखंड पड़ा हुआ है, क्या उसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निःशुल्क सेना को या गरीब आदमियों के लिए बना सकती है क्या? इसका कोई समुचित जवाब नहीं। अच्छा, एक सवाल बस, एक मुझे लगता है हमारा आखिरी सवाल है ये कि आपको आज की तारीख में क्या लगता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आप गए थे तो आपको थोड़ी सी अव्यवस्था वहां पे लगी, लेकिन एक संदेश क्या देना चाहेंगे? क्या मेदांता जैसे अस्पताल में एक लाइन में संदेश, मैं एक लाइन में, मैं आज जो भी लोग इस चैनल को देखेंगे मैं उनसे एक ही, हम लोग कोविड काल में काफ़ी कुछ हद तक व्यवहारिक हो गए हैं और सच के करीब आ गए हैं। हमको अपनी सरकार के कार्य प्रणाली पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। और जितने सरकारी अस्पताल हैं दे आर 100 टाइम बेटर, फार बेटर। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं समर विजय जी आप, ये 100 टाइम बेटर देन दिस। आपको यहाँ पर थोड़ी गंदगी मिलेगी, हाँ, थोड़ी लाइन होगी, थोड़ी लाइन लगी रहेगी, थोड़ी अव्यवस्था रहेगी, आपको थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलेगी, आपको कोई आदमी एंटरटेन नहीं करता, लेकिन आपके साथ ठगी नहीं होगी, आपको बेचा नहीं जाएगा, आपका गला नहीं काटा जाएगा। कोशिश ये होगी कि आपका मरीज ठीक हो जाए। और मरीज, चूंकि वो डॉक्टर वहां जो पढ़ने वाला डॉक्टर है उपचार करने, वो एक कंपटीशन बीट करके आया होता है, डोनेशन देके नहीं आया। एक्सपीरियंस रोजाना 300 ओपीडी का एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पर हम पैसा केवल सफाई और स्वीपर और क्लीनिंग और केवल झामताम का पैसा देते हैं, और क्या ले आते हैं? लाखों रुपए देने के बाद डेड बॉडी लेके आते हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज से मैं जरूर आहत हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो भी सरकार इसमें हो वो कम से कम इन गरीब मरीजों के लिए इस पर कोई यथोचित कदम उठाए। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं समर विजय जी, और हम ये चाहेंगे जो भी प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो वो इस चीज़ पर ध्यान दें। और $1,00,000 की एक बात कि सरकारी अस्पताल आज की तारीख में इन प्राइवेट अस्पतालों, इन कत्ल खानों से कहीं बेहतर हैं, तो आप इनकी बात पर गौर करें। और अगली बार जब आप किसी बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल की ओर अपना मरीज लेकर जा रहे हो तो याद रखें मेदांता और उसी तरह के अनेक अस्पताल इस तरह से अपने मरीजों के साथ लूट कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समर विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक्स।